हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम करने वाले हैं टॉप 1000 जीके एंड जीएस क्वेश्चन पार्ट 5। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेम इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन। जो इंडिया की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हमारे पास दक्कन क्वीन। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है मुंबई टू पुणे। मुंबई टू पुणे, जो कि दोनों सिटीज है महाराष्ट्र में। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? ये 1930 में पहली बार चली थी और ये अब भी चलती है मुंबई टू पुणे। एंड इसको दक्कन क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुणे को हम दक्कन क्वीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दक्कन क्वीन में जाती है तो इसलिए इसे दक्कन क्वीन भी कहते हैं। एंड अगर ट्रेन्स के बारे में पूछा गया तो हमें बता, वंदे भारत को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं हम, ट्रेन 18 या T18, क्योंकि ये 2018 में लॉन्च हुई थी और ये अभी तक दो सिटीज के बीच में चल रही है। ये हमारी राजधानी न्यू दिल्ली से वाराणसी तक जाती है, वाराणसी जो कि यूपी में है एंड उत्तर प्रदेश में। एंड सेकंड ट्रेन जाती है न्यू दिल्ली टू वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, जो कि कटरा जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वी से शुरू होता है और ये दिल्ली से लेकर वी तक ही जाती है। वाराणसी और वैष्णो देवी दोनों में वी है, तो आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। एंड जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, क्या आप उनका नाम आपको पता है? तो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास अश्विनी वैष्णव। एंड जो चेयरमैन एंड सीईओ है, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये कौन है? ये हमारे वी के त्रिपाठी, जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इस पोजीशन पर। एंड तो आप ये सभी चीजें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री लीड्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021? तो जो 2021 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो ये है हमारी नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है इसमें 131 आउट ऑफ 189। तो इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। और इसको रिलीज कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको रिलीज करता है यूएन मींस यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसके हेड है एंटोनियो गुटेरस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये स्पीड में बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इन चीज़ों को रिवाइज कर पाए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंडिया में हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा और ये है हमारी सिक्किम में। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसे हम बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। ये है 8611 मीटर। एंड थर्ड वन जो इंडिया में है, ये इंडिया में ही है वैसे, बट डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते हैं। तो थर्ड पे है जो इंडिया की लार्जेस्ट, और वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है कंचनजंगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और इसकी हाइट है 8586 मीटर। तो आप सभी ये चीजें याद रख सकते हैं पीक से रिलेटेड। और सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम के सीएम और गवर्नर कौन है? तो सीएम है प्रेम सिंह तमांग एंड गवर्नर है यहाँ के
गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। तो आप ये फैक्ट भी सिक्किम से याद रख सकते हैं। और सिक्किम वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, ऑर्गेनिक स्टेट, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। अगर वर्ल्ड का तो इंडिया का तो डेफिनेटली होगा। तो ये पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है जो अपनी सभी सब्जियों या फिर जो भी वेजिट फार्मिंग होती है, गेहूं राइस वगैरह सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ये। तो ये वर्ल्ड्स का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और कंचनजंगा सिक्किम में नेशनल पार्क भी है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइगर रिजर्व। तो इन ऑप्शंस में से केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व भी है। ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, बट टाइगर रिजर्व भी है। तो वो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि यूके में है, उत्तराखंड में है। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट या फर्स्ट बोल सकते हैं आप, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में स्टेब्लिश हुआ था। और यूके में हमारे पास राजा जी टाइगर रिजर्व भी है। तो उत्तराखंड में हमारे पास दो ही टाइगर रिजर्व है, वन इज जिम कॉर्बेट एंड सेकंड इज राजा जी टाइगर रिजर्व। अगर अब यहाँ टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है। तो इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। और 53rd जो बना है, 53rd जो इंडिया में बना है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, जो कि नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये अब टाइगर रिजर्व बन गया है। एंड इसी के अंदर हमारे पास आता है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिला के गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। और टाइगर से रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, 1973 में। तो आप ये सारी चीजें टाइगर रिजर्व से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वह कौन सा है। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जिसको बनाया है सी डैक पुणे ने, सी डैक जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, सी डैक पुणे। और सी डैक स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। आई विल वंस रिपीट द अगेन। सी डैक स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एंड इसको कब बनाया था, इसको बनाया था हमने 1991 में, परम 8000 को 1991 में बनाया था। और अभी इंडिया में सुपर कंप्यूटर कौन है, लेटेस्ट जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम परवेग। तो ये इंडिया का अभी लेटेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने, जो कि कर्नाटक में है बेंगलोर। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और वर्ल्ड में नंबर 1 पे है हमारे पास फुगाकू, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है फुगाकू, जिसको राइकेन सेंटर ने बनाया है जो कि जापान में है, राइकेन ने बनाया है जो कि जापान में है। तो आप ये सारी चीजें सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। एंड कंप्यूटर की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था या बनाया था। तो आप ये सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एज ऑफ मार्च 2022 हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है अभी हाल में। तो ये हमारे एंटोनियो गुटेरस, जो कि मैं आपको पहले भी अभी बताया है कुछ देर पहले। ये है पुर्तगाल के और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। और यूएन आया है तो मैंने 3 चीजें आपको बताई है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आए
तो आपको पता होना चाहिए कि वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके हेड कहाँ के है, या चीफ या सेक्रेटरी जनरल कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके हेड एंटोनियो गुटेरेस है, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, यूएन में लास्ट में एन आता है और ये एन से शुरू होता है, न्यूयॉर्क। तो आप इस ट्रिक के थ्रू इसे याद रख सकते हैं। एंड जो सेक्रेटरी जनरल है इसके 9 वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में देखा जा रहा है कि वो सभी सेक्रेटरी जनरल पूछ रहे हैं। कभी बोलेंगे थर्ड सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के, कभी बोलेंगे हाल में कौन है। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। तो मैं ये आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में याद करवा दूंगा। अभी के लिए आप लास्ट के 3 याद रख सकते हैं, जो कि है 7th 8th एंड 9th। 7th 8th एंड 9th। 9 तो आपको मैं बता चुका हूँ, एंटोनियो गुटेरेस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये थे पुर्तगाल के, ये है पुर्तगाल के, और ये पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और 8 थे हमारे कोफी अन्नान, 8 थे हमारे बान की मून, बान की मून, बान की मून, जो कि साउथ कोरिया से है। बान की मून साउथ कोरिया से है ये। और जो 7 थे वो थे कोफी अन्नान, कोफी अन्नान, ये थे हमारे घाना से। और इनको 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। 2001 में नोबेल पीस प्राइज, यूएन को भी नोबेल पीस कलेक्टिवली दिया गया था इन्हें, यूएन के साथ, यूनाइटेड नेशंस को और इन्हें, कोफी अन्नान को, इन्हीं ने रिसीव किया था। तो आप ये सभी फैक्ट यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज people with which of the following blood groups are considered as universal recipient। तो कौन से ब्लड ग्रुप के पीपल या पर्सन सभी को ब्लड डोनेट कर, रिसिपिएंट सभी से ब्लड ले सकते हैं। रिसिपिएंट होता है रिसीवर, रिसीवर मीन्स प्राप्तकर्ता, जो सभी से ले सकते हैं। तो ये कौन है, ये हमारा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड को ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है हमारे पास, यूनिवर्सल डोनर जो सभी को डोनेट कर सकता है, तो ये हमारे ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है तो वह सभी को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ ब्लड की बात हो रही है तो मैं आपको 5-7 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ। तो जो डायलिसिस होता है वो कौन से पार्ट का होता है हमारी, वो होता है किडनी का। तो डायलिसिस करते हैं हम किडनी का, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है या किडनी काम करना छोड़ देती है तो हम उसका डायलिसिस करते हैं। तो किडनी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करके उसे प्योर करती है। तो डायलिसिस में भी हम यही करते हैं, अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो उसके द्वारा हम इम्प्योर ब्लड को प्योर करते हैं। और जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा यूरिया वगैरह हो जाता है उसको फिल्टर करते हैं डायलिसिस के द्वारा। एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, तो ये थे हमारे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, अलग ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आती है इम्प्योर ब्लड को। एंड जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज ये हमारे प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो आप ये फैक्ट्स भी ब्लड से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो रॉबर्ट हुक ने की थी हमारी सेल की खोज, ये की थी इन्होंने 1665 में। और सेल की कैसे खोज की थी, इन्होंने बोतल ऑफ कॉर्क ली थी, बोतल ऑफ कॉर्क, जैसे कि पेड़ की छाल होती है, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे रख के देखा था तो उन्हें सेल का पता चला। और उन्होंने बताया कि सभी जो चीजें होती है वो सेल से बनी होती है। तो सेल को हम बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर एनी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछता कि फंक्शनल यूनिट ऑर्गेनिजम्स की क्या है तो आप बोलेंगे सेल। और इन्होंने ये किस अपनी बुक में बताया था कि सभी चीजें सेल से बनी होती है,
तो उस बुक का क्या नाम था? तो बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो ये थे डेड सेल थे, ये जो इन्होंने डिस्कवर किए थे ये थे डेड सेल्स। और जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने एंड इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है ल्यूवेनहोक को, क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी। और ये थे हमारे डेनमार्क के। एंड तो ये सारी चीजें आप सेल से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रूहर रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ। तो जो रूहर रीजन है वो कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है? तो ये किस कंट्री में आता है? तो ये आता हमारा जर्मनी में। रूहर को आप फ्यूरर से भी याद रख सकते हैं। फ्यूरर क्योंकि फ्यूरर निकनेम था हिटलर का उपनाम था फ्यूरर। तो फ्यूरर रूहर ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो आप इस ट्रिक के थ्रू भी इसे याद रख सकते हैं। और रूहर में क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है बिटुमिनस कोयल। बिटुमिनस कोल यानी कोयला मिलता है यहाँ पे, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। और कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयले को ही ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। एंड रूहर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? रूहर ऑफ इंडिया यानी जहां पर बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है। तो ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूहर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और कोल में नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है चाइना में। और इंडिया है सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में, जहां पर कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड कोल की बात हुई तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्ना कंपनी है। और टोटल हमारे पास 11 महारत्ना कंपनियां हैं, जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वे कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड कोल के कितने टाइप्स होते हैं? कोल के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट। सेकंड इज बिटुमिनस। थर्ड इज लिग्नाइट एंड फोर्थ इज पीट। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है ये होता है बेस्ट क्वालिटी का कोयला या कोल। और जो सबसे घटिया क्वालिटी होता है वर्स्ट क्वालिटी का, ये होता है पीट। तो इनकी क्वालिटी कैसे पता चलती है कि इनके अंदर कितना कार्बन है? क्योंकि कोयला कार्बन का बना होता है, तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाई जाती है और पीट में सबसे कम कार्बन मिलती है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा जलता है, सबसे अच्छा यूज में आता है। और पीट कोयला सबसे बेकार कोयला है, जिससे हमें बहुत ही कम हीट मिलती है। तो आप ये सारे फैक्ट कोल से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट innovation amongst the Indian students, Indian central government started an ATL lab. What is the full form of ATL? तो ATL stands for अटल टिंकरिंग लैब। ए ऑप्शन इज द राइट। तो ये हमारे अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसको हम एम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें साइंस को वो प्रैक्टिकल तरीके से कर सके, इसलिए स्कूलों में लैब इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि वे साइंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। और इसको 2016 में लॉन्च किया था, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है। और अटल इनोवेशन मिशन हुआ था 2016 में लॉन्च। और स्कूल्स को 20 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जा रही है ताकि वे ATL लैब इस्टेब्लिश कर पाए, स्थापित कर पाए।
एंड 2016 की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि 2016 में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये थी स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं यानी सिलेंडर दिए जाते हैं बीपीएल फैमिली को। एंड नमामि गंगे, नमामि गंगे जो गंगा को क्लीन करने के लिए मिशन लॉन्च किया। तो ये आप 4-5 स्कीम्स है, ये 2016 ईयर से याद रख सकते हैं। और आई थिंक 15 की मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं प्रीवियस वीडियो देखकर। नेक्स्ट इज which of the following viceroy of India did take the initiative to create elected local government bodies? तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर लोकल जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को किसने स्टैब्लिश किया था? ये थे हमारे लॉर्ड रिपन। एंड लॉर्ड रिपन ने के टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो है लॉर्ड लिटन से। लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो लोकल न्यूज़पेपर होते थे उनमें हम कोई भी खबर नहीं प्रिंट कर सकते थे, इसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको कैंसिल किया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लॉन्च किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये थे हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के टाइम पे आईएएस आईपीएस होता है, तो इसको इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। और इन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट भी स्टार्ट किया था, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, इसको भी स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आप ये 3 गवर्नर जनरल्स को याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट इज Thumba was chosen as the ideal site for rocket launch due to the presence of। तो जो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है वो क्यों चूज किया गया था? वहां पे ही रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था, वहां पे ही क्यों स्थापित किया गया था? तो ये इसका कारण है क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ज्यादा नजदीक है, भूमध्य रेखा है बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता ही होगा सबसे कम ग्रेविटी होती है, तो अगर ग्रेविटी कम होगी तो जो हमारे रॉकेट होंगे वे जल्दी से स्पेस में जा पाएंगे। तो इसलिए थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था, और इसका पूरा नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। और ये है हमारा तिरुवनंतपुरम केरला में, जो ही कैपिटल है केरला की, तिरुवनंतपुरम, तो ये वहां पे आ रहा है। तो आप ये सारे फैक्ट इससे याद रख सकते हैं। और ये कि इसको किसने स्टैब्लिश किया था? इसे को इसरो ने स्टैब्लिश किया था, और इसरो हमारी कब बनी थी? 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटक में। एंड जो इसके हेड है वो है के सिवान, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। एंड केरला से रिलेटेड मैंने आपको टेम्पल्स बताए थे, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो केरला में हमारा सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल जिसको हम अयप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, जिसमें वीमेन की एंट्री बैन थी। एंड वद्दाकुथन टेम्पल, वद्दाकुथन टेम्पल जहाँ पर थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हम थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं केरल के लोग। एंड लास्ट इज गुरु पदम संभवा, गुरु पदम संभवा, संभवा टेम्पल जो कि तिरुवनंतपुरम में ही है। तो आप ये तीनों टेम्पल्स भी याद रख सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में पहले भी करवा चुका हूँ।
तो ये था आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस ऑथर यूज द पेन नेम माधवीकुट्टी। तो माधवीकुट्टी कौन सा ऑथर थे जिन्होंने अपनी बुक्स जो लिखी है या जो वर्क्स लिखे हैं उनमें अपना नाम माधवीकुट्टी बताया है। तो ये थी हमारी कमला दास और इनका रियल नेम था कमला सुरैया, कमला सुरैया। और इनकी शादी माधव दास के साथ हो गई थी, तो इनका जो सरनेम था वे सुरैया से दास हो गया था। एंड ये केरला से बिलोंग करती हैं, केरला की जानी मानी ऑथर है थी। एंड इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फेमस बुक्स जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो आपको पता होनी चाहिए, एंते कथा, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं माई स्टोरी। ये क्वेश्चन भी टीसीएस में पूछा जा चुका है। माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो ये है कमला दास की। एंड इनकी जो सेकंड बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स। तो ये दो बुक आप याद रख सकते हैं। अगर आप सेकंड याद नहीं भी रखना चाहे तो पहली तो आपको मस्ट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पर बात हुई है तो आपको मालगुडी और वेसेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो मालगुडी प्लेस था ये इमेजिनरी प्लेस था, काल्पनिक जगह थी जिसको आर के नारायण ने इमेजिन किया था। ये एक साउथ इंडिया में एक जगह होती थी जहाँ पर वे अपनी सारी बुक्स के जो कैरेक्टर्स होते थे वहाँ पे प्लेस करते थे। और ऐसे ही वेसेक्स इंग्लैंड में एक जगह है जिसको मतलब एक काल्पनिक जगह है जिसको क्रिएट किया था थॉमस हार्डी ने, थॉमस हार्डी ने, जो कि जाने माने इंग्लिश ऑथर है। तो आप ये चीजें भी याद रख सकते हैं। एंड आर के नारायण की बात हुई है तो आर के नारायण का जो फर्स्ट नॉवल था, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, फर्स्ट नॉवल जो इन्होंने लिखा था वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये लिखा था इन्होंने 1935 में। एंड जो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। पहला जो इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो इन्हें मिला था फॉर द गाइड, गाइड के लिए, जो कि इन्होंने 1960 में लिखी थी। तो आप ये सारे फैक्ट भी याद रख सकते हैं। और जो हमारी कमला दास थी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। ये नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का होता है उसके लिए भी नॉमिनेट हुई थी 1984 में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात थी। हालांकि ये जीत नहीं पाई थी नोबेल प्राइज, बट ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं जो कि एक प्राउड करने की बात है। नेक्स्ट इज in the Indian Constitution from which country were the concepts of liberty, equality and fraternity adopted। तो जो कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का वो हमने किस देश से बोरो किया है, लिए है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो विचार है ये हमने किस देश से लिए हैं, ये लिए है हमने फ्रांस से। फ्रांस से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो ये जो क्वेश्चन में पूछा है और जो सेकंड लिया हमने वो है रिपब्लिक, रिपब्लिक। जैसे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस होता है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ऐसे ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखते हैं नाम। तो ये लिया हमने फ्रांस से। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं फ्रांस से रिलेटेड। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया किस पर्सन ने दिया था, ये दिया था एम एन रॉय ने, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इन्होंने सीपीआई की स्थापना की थी 1925 में। सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्टेब्लिशमेंट की थी एम एन रॉय ने 1925 में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी पार्टी ने जो आइडिया दिया था वो थी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी बाई मोतीलाल नेहरू, एम एल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया था। इस पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार आइडिया दिया था और जो पर्सन ने आइडिया दिया था वो थे एम एन रॉय। तो आप ये सारे फैक्ट भी याद रख सकते हैं। और जो फ्रांस की जो कैपिटल है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं और बता देता हूं आपको। जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस में
4-5 हेडक्वार्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो है आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूनेस्को, जो मोस्ट फेमस भी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है पेरिस में। फिर इसके बाद है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन चारों का हेडक्वार्टर है पेरिस में, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइल इज सिक्रेटेड बाई, जो बाइल जूस होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है या सीक्रेट होता है, तो ये लीवर के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में। और डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ये फैट्स को फैटी एसिड्स में बदल देता है ताकि वे इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो बाइल जूस से या बाइल से आप ये याद रख सकते हैं। एंड जो लीवर होता है इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, लीवर की फंक्शनल यूनिट है हमारे पास हेपेटिक लोब्यूल्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही फंक्शनल यूनिट ब्रेन की क्या है, ब्रेन की हमारे पास न्यूरॉन, और किडनी की हमारे पास नेफ्रॉन, तो ये सारी फंक्शनल यूनिट्स भी आप याद रख सकते हैं। और जो पेनक्रियाज होता है ये क्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकस ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 वाज ऑन, तो जो 2018 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया था, तो इसका फोकस क्या था, तो इसकी अगर आपको थीम पता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1974 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। एंड आपको 2018, 2019, 2020, 21 और 22 500 सालों की थीम्स और इनकी होस्ट कंट्री पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। और डेफिनेटली आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, CGL, CHSL, NTPC, CBT2, ग्रुप डी या और कोई भी एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 2018 की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पर 18 ही बात हुई है, तो ये फोकस क्या होगा इनका, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो आप ये याद रख सकते हैं। 19 की थी हमारी एयर पॉल्यूशन, एंड 2020 की थी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, एंड 2021 की थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एंड 2022 की हमारे पास ओनली वन अर्थ। और किस साल में किस कंट्री ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो 2018 में हुआ था, इसको इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। एयर पॉल्यूशन वाले को किया था चाइना ने, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को किया था कोलंबिया ने। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को किया था पाकिस्तान ने। और जो 2022 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अभी आने वाला जून में, इसको होस्ट करेगा स्वीडन। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रख सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड इन्वायरमेंट की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ये 1972 में स्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में, जो कि केन्या कैपिटल है। एंड इसके जो हेड है या चीफ है वो है इंगर एंडरसन। तो ये सारे फैक्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अर्नेस्ट मैके अबाउट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो एक्सकेवेशंस होता है जमीन में से कुछ भी खोद कर बाहर निकालना,
तो अर्नेस्ट मैके ने जो बुक लिखी थी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड, तो उस बुक का नाम क्या था? तो ये था फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है, और इसकी खोज की थी 1922 में आर डी बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने। और ये कहाँ पे है अभी? अभी ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मोहनजोदारो में से हमें क्या क्या मिला था? तो ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल होती है वो मिली थी हमें यहाँ से, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। एंड यहाँ से मिला था हमें ग्रेट बाथ, जो बहुत बड़ा तालाब टाइप था, और ग्रेट ग्रैनरी। तो इसे आप ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, 3G से, 3G यानी गर्ल, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी। तो आप इसे 3G से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मोहनजोदारो है, इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ डेड्स, यानी मृतकों का टीला। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, उसके पीछे इंस्पिरेशन कौन से पर्सन थे? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी, क्योंकि ये बोलते थे विलेजेस आर द सोल ऑफ इंडिया, विलेजेस आर द सोल ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, ये गांधी बोलते थे। तो इनके इसी विचार को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद आदर्श ग्राम योजना को 2014 में लॉन्च किया। 2014 में लॉन्च किया, और किस लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि गांव का विकास हो चुके, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, इसलिए इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये किया था 11 अक्टूबर 2014 में, और 11 अक्टूबर होता है जेपी नारायण का बर्थ एनिवर्सरी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, जेपी नारायण को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे 2014 की बात हुई है, तो हमें पता होना चाहिए 2014 में कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुई थी। तो ये थी जन धन योजना, जन धन योजना, एंड नेक्स्ट वन वाज स्किल इंडिया, नेक्स्ट वन वाज मेक इन इंडिया, एंड नेक्स्ट वाज स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत मिशन। ये 2 अक्टूबर 2014 लॉन्च हुई थी, जो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन। तो ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है 2014 में जो लॉन्च हुई थी, तो आप ये याद रख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं ये आपको रिपीट भी करवा दूंगा, तो याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? तो जो सांची स्तूपा है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा? तो सांची का स्तूप है हमारे पास मध्य प्रदेश में, और इसको अशोका ने बनवाया था, अशोका ने। और ये शिलालेख 13 में है, शिलालेख इंस्क्रिप्शन है जो 13, ये उसमें है। तो ये आप याद रख सकते हैं सांची स्तूपा से। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? इसको 1989 में किया गया था। और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको इंडिया में पहली बार 1983 में स्टार्ट किया गया था, और 1983 में 4 साइट्स को शामिल किया गया था। तो 4 साइट्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारे पास 2 महाराष्ट्राई साइट्स और 2 यूपी की, अजंता केव्स, एल्लोरा केव्स, ये है हमारी दोनों महाराष्ट्र में। एंड आगरा फोर्ट, ताजमहल जो हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। तो इनको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल अभी इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल है हमारे पास अभी 40, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो 40th है, ये कौन सी है? ये है धोलावीरा
धोलावीरा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है जो गुजरात में है। इसको अभी अभी रिसेंटली शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और यहाँ पे यूनेस्को की बात हुई है तो आपको 3 चीजें तो पता ही होना चाहिए कि वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे और इसके हेड कौन है। तो यूनेस्को 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। और इसके जो हेड है वो है ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हु पेंटेड द इन मेमोरियम, अ पेंटिंग डेडिकेटेड टू द ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857 1857। तो जो 1857 का विद्रोह था उस समय जो एक पेंटिंग बनाई गई थी, जो ब्रिटिश लेडीज थी, जो अंग्रेज महिलाएं थी, उनको डेडिकेट की गई थी, उन्हें समर्पित की गई थी। उस पेंटिंग का नाम था इन मेमोरियम। तो वो पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जो इन मेमोरियम पेंटिंग है इसको बनाया था जोसेफ नील पाटन ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो बनाई थी वो थी भारत माता पेंटिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भारत माता पेंटिंग इसको बनाया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, नेफ्यू थे। इन्होंने बनाया था भारत माता पेंटिंग को। और पेंटिंग से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ अलग अलग स्टेट्स की जो फेमस स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग है, ये मैंने बताया था। वहां पे आया था पट्टचित्रा, पट्टचित्रा ये कहाँ की है? ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ओडिशा की। और जो मधुबनी है, मधुबनी ये है बिहार की। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। और जो वर्ली है ये है हमारी महाराष्ट्र की। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।